हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलो जी, वापस आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। तो भाई जितना पढ़ा सारा रिवाइज करते और फिर थोड़ा सा आगे जो है बढ़ते। तो भाई सबसे पहले हमने क्या सीखा था? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चार्ट को याद करें तो नंबर्स ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो इमेजिनेशन में रियल लाइफ में यूज नहीं करे। उसका एक ही एग्जांपल कौन सा है? अंडर रूट अगर नेगेटिव हो जाए, अंडर रूट अगर नेगेटिव हो जाए वो भी इमेजिनेशन है, अभी तक रियल लाइफ में किसी ने यूज नहीं करा। और अंडर रूट ऑफ -1 उसको किसे डिनोट करते हैं? आयोटा से। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या हुआ? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, जो रियल लाइफ में हम सब यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा उसको अगर कैटेगराइज करें तो दो चीजें रियल लाइफ में यूज करें। कौन कौन से? इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। लॉजिकल नंबर भी यूज कर रहे हैं, इलॉजिकल नंबर भी यूज कर रहे हैं। इलॉजिकल नंबर है, कहीं ना कहीं पैटर्न ये आया पर हमें समझ नहीं आ रहा इसका क्या लॉजिक है, जिसमें 3 हमने जो है एग्जांपल सीखे। कौन कौन से? एक पाई, एक वैल्यू है लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 22/7। ये लगभग एक वैल्यू जो है, कई जगह ये पैटर्न बन रहा है पर इसका लॉजिक जो है नहीं मिला। दूसरा क्या है? ई की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 2.71828। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट कौन सा होता है? अंडर रूट की वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब अंडर रूट 4, 9, 16, 25 छोड़ के √2, √3, √5, 6, 7 ये सारे क्या है? ये आपके इरैशनल नंबर्स है। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में इसमें कोई टर्मिनेटिंग नहीं होता, सारी वैल्यूज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, चलती जा रही। दूसरा नॉन रिपीटिंग, कहीं पर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमें इनका लॉजिक जो है नहीं मिला। फिर आए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? लॉजिकल नंबर। लॉजिकल नंबर जो लॉजिकली हमने खुद बनाए, कौन कौन से बनाए? इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर्स पूर्ण अंक, पूरे नंबर -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये क्या है? पूर्ण अंक इंटीजर्स। और दूसरा क्या है? फ्रैक्शन 1/2, -1/2, 2/3, -2/3 ये सारे क्या हो गए? फ्रैक्शन। फिर आए इंटीजर्स। इंटीजर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इंटीजर्स कौन से हैं? नेगेटिव नंबर और होल नंबर। नेगेटिव नंबर -1, 2, 3, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे आए। और होल नंबर्स को कैटेगराइज करें तो क्या आया? 0 और नेचुरल नंबर। स्वाभाविक हमारी काउंटिंग कहां से शुरू हुई थी? 1 से, इसलिए उसको हमने क्या बोला था? नेचुरल नंबर जो है हमने कहा था। ठीक है जी, आई होप ये सारा अच्छे से याद हो रहा होगा। और बस रिक्वेस्ट करूंगा डेली दिन में 5-6 बार इतना बस एक बार जो है याद जो है बस आप कर लेना। 1 से 2 मिनट जो है बस लगते हैं, एक बार आते जाते उठते बैठते एक बार नंबर सिस्टम जो है दिन में 3-4 बार जो है याद कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा कल? रेशो। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ कंपैरिजन। हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए ये कंसेप्ट आया था जिसका नाम क्या है? रेशियो। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन। कंपेयर किसको कर रहे हैं? साइजेस को। और कितने साइजेस हो सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। जब भी कंपेयर करना है भाई, अगर कंपेयर करना है मिनिमम 2 तो होंगे, किसी को कंपेयर करना है तो कंपेयर किसी और के साथ जो है करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम जितना आप कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है? हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर नहीं कर सकते। आपके मार्क्स कंपेयर हो सकते हैं, आपका IQ कंपेयर नहीं हो सकता, हमारा प्रॉफिट कंपेयर हो सकता है, हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन कंपेयर जो है नहीं हो सकता। और ये पूरा कंपेयर करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो भाई जो भी वैल्यूज है कट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो है हम लेकर आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो है हमने सीखी थी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ रेशो। अगर A/B एक रेशो है तो पहला कौन सी वैरायटी सीखी थी? इनवर्स रेशो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो A/B का उल्टा क्या होगा? B/A जो है आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा सीखा था? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो A/B का डुप्लीकेट, A/B दोनों मिल जाएं तो A² B²। फिर नेक्स्ट क्या है?
ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी, ए अपॉन बी, तीनों एक साथ आ जाए तो ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। फिर नेक्स्ट कौन सा है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए अपॉन में रूट बी। नेक्स्ट कौन सा है, सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन में क्यूब रूट ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सीखा था, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, तो बहुत सारे रेशियो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट हमने कौन सा सीखा, कॉन्टिन्यूड रेशियो, अलग अलग रेशियो है कॉन्टिन्यूशन में लेकर आना, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड रेशियो। लो जी, क्या यहाँ तक सारा अच्छे से याद होता है, याद नहीं होता, इतना ही मैथमेटिक्स है। अगर समझते जाओगे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और अगर समझोगे नहीं तो लिस्ट बहुत बड़ी है। और मेरे को पता है अगर समझ समझ के पढ़ेंगे, मेरी डेली टारगेट यही है, इतना मैं पढ़ाऊंगा जितना आपको अच्छे से याद जो है हो जाए। और कोशिश करिए क्लास में ही सारा याद जो है कर लें, भाई क्लास में इतना याद कर लें और घर जाके आपको जितनी मस्ती करनी है उतनी मस्ती जो है आप कर लें। पर हाँ, बस क्लास में जब आप जब बैठे पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है बैठे और कोशिश करें क्लास में ही सारा मुझे याद जो है कर लेना है। ठीक है जी, चलो फिर और आगे बढ़ जाए। चलो जी, तो भाई वापस जो है आती है, तो भाई कल हमने कॉन्टिन्यूड रेशियो जो है कर रहे थे, कितने केसेस हमने कर लिए थे, केस 6 कर लिया था या 6 करना है, कर लिया था, तो केस 7 कर ले। तो भाई केस 7 बच्चा कह रहे मैंने रेशियो के सारे क्वेश्चन कर लिए। एक चीज प्रॉमिस मुझे आज कर ली, ऐसे है ना, हाथ आगे करें, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं, हाँ ईश्वर की शपथ खाते हैं, जितना मैं होमवर्क दूंगा उतना ही करेंगे। बोलो, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि जितना मैं होमवर्क दूंगा मैक्सिमम उतना करेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर मैं होमवर्क नहीं दूंगा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ नालायक कह रहे मैंने सारे सवाल कर लिए, क्यों करें, तुम्हारे पास इतना विला टाइम कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूं होमवर्क नहीं करना, तुम होमवर्क करके बैठे हो। ठीक है, हाँ कह रहे सर सारे क्वेश्चन ले, कह रहे सर मैंने 54 क्वेश्चन कर लिए, क्यों, मेरा सवाल ये है, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ, हाँ इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ, बल्कि आप मुझे कहते सर मैंने घर जाके डांस किया, गाना गाया, तो मेरे को अच्छा लगता। अपनी हॉबीज परस्यू करें। मैंने पहले कहा था हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, ये सुनते ना बुक वॉर्म, हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, कीड़ा मसल दिया जाता है, बस ये ध्यान रखना, कीड़ा मसल दिया जाता है। तो आपको इस दुनिया में कोई मसल दे कुचल दे ऐसे जीना है या अच्छे जीना है, अच्छे जीना है, बिंदास जीना है। इसलिए हमें किताबी कीड़ा तो नहीं बनना, ठीक है, कीड़ा तो बनना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उतना पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरत है, उतना पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं जितना होमवर्क दूंगा बस मैक्सिमम, मुझे पता उतना भी नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए पहले कहा उतना कर लो तो बहुत अच्छा है। अगर होमवर्क नहीं दे रहा तो बिल्कुल आपको होमवर्क जो है नहीं देना। मैंने होमवर्क कितना बोला था, मैं जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज जो है करना है। अगर इतना कर लोगे तो सीए हो जाएगी, अगर ज्यादा होमवर्क करोगे तो सीए नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। ये भी एक फैक्ट है, अगर आप ज्यादा होमवर्क करोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो सीए नहीं होगी। ये सुना होगा ना, फलाने का बच्चा 12 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, तब भी सीए नहीं हुई। भाई इसलिए ही सीए नहीं हुई, सीए में ज्यादा पढ़ने वालों की सीए नहीं होती। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सर सही है, पता नहीं अच्छा लगा सुन के ज्यादा पढ़ने वालों की सीए नहीं होती। एक ऑप्टिमल लेवल पर जो है पढ़ना है, एक ऑप्टिमल लेवल पर पढ़ना है, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी जो है नहीं पढ़ना। ठीक है, हाँ तो मैं जितना कहूंगा उतना ही। तो मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क बिल्कुल भी जो है नहीं करना। चलो चलो जी, फिर आ जाते हैं, लो जी केस 7। तो भाई ए अपॉन में बी इक्वल टू 3/5, कह रहे हैं बी अपॉन में सी इक्वल टू 2/3, सी अपॉन में डी इक्वल टू 2/1।
ये हो गया पक्का। अच्छा ये हो गया, ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। ए अपॉन में, ले लो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, काट दो, काट दिया। चलो जी, तो भाई लिख लें K7 ए अपॉन में सी 2/3, लो जी बी अपॉन में डी 2/5, ए अपॉन में डी 3/2, लो जी लो जी ए अपॉन में सी 2/3, बी अपॉन में डी 2/5, ए अपॉन में डी 2/3। तो भाई कल मैंने आपको बताया था पेपर में कैसे करना है, पर एक बार सॉल्व करना भी जो है सिखा देता हूँ। तो कल टाइम की कमी थी, जल्दी से कर लिया था, इसको सॉल्व करना अब वही चेक करें। सॉल्व कैसे करना है, पहले कॉमन देखो, यहाँ पर ए है, ढूंढो, इस पूरे में ए और है, यहाँ पर है धप्पा, तो भाई ए और ए मिल गया। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, वहां पर ए की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या करना है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए कितना हो गया 6, यहाँ पर भी ए कितना हो गया 6, मैच हो गया। उसके बाद अब और देखो, सी और कहीं नहीं आ रहा, बी और कहीं नहीं आ रहा, डी आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, जो जो कॉमन है उसको सेम बनाना है। अब यहाँ पर डी कितना है 5, वहां पर कितना है 4, तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ठीक है जी। तो भाई वहां पर डी को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, वहां पर किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो भाई यहाँ पर डी कितना होगा 20, यहाँ पर डी कितना हो गया 20। पर अब हुआ क्या, क्योंकि d मेरा 20 बना तो a में फिर से 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर a था, इसको भी क्या करना है फिर से 5 से मल्टीप्लाई। भाई हमें सारी वैल्यू को सेम रखना है, तो अब अगर ध्यान से देखो तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ जी कितनी हो गई 30। तो a की वैल्यू अगर मैं नीचे लिखूं तो देखो a की वैल्यू कितनी है 30, c की वैल्यू कितनी हो गई 45। हमने कहा b अपॉन में d, b की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू कितनी 20, फिर a अपॉन में d, a की वैल्यू कितनी है 30, d की वैल्यू कितनी है 20। तो भाई बस चेक करो, a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 30, सारी वैल्यू जो भी है सेम होनी चाहिए। b एक ही बार आ रहा है, हमने कहा c एक बार आ रहा है, d की वैल्यू 20, d की वैल्यू 20, हमने कहा ये वैल्यू सेम। जब ऐसी वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या a is to b is to c is to d। तो चेक करो, अगर a की वैल्यू 30, अगर a की वैल्यू 30, तो भाई अगर a की वैल्यू 30 तो ऐसे मैं कह सकता हूं, तो c की वैल्यू कितनी होगी 45। अगर a की वैल्यू 30 तो c की वैल्यू कितनी 45। अगर a की वैल्यू 30 तो बताओ d की वैल्यू कितनी 20, और अगर d की वैल्यू 20 तो बताओ b की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। तो भाई सिंपल सा कह सकते हैं। तो भाई हमने कहा भाई a की वैल्यू हमने चेक करी, दोनों जगह सेम आ जाए, तो हमने कहा a की वैल्यू 30, b की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है 45, d की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। पर ये तो पढ़ाने वाली बात थी, पर फिर मैं कहूंगा ऐसे करना नहीं है, क्योंकि आई से भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसे सॉल्व करवाना होता तो आई से पेपर मैथ्स का भी क्या रख लेता, सब्जेक्टिव जो है कर लेता। मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैथ्स में आई से चाह ही नहीं रहा आप ऐसे काम जो है करें। इसमें तो क्या होगा, आपको ऐसे ऑप्शन गिवन होगा, मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अपने तो क्या करना है, ऐसा कोई काम अपन नहीं कर रहे। हमें तो सवाल जो गिवन था, हमें सवाल जो गिवन था हम तो यहीं से शुरू करेंगे। और अब जो है वही आप चेक करो, हमने कहा a अपॉन में c, मैंने तो कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है 0.6 बार। अब a डिवाइड बाई c, ये है a की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, जरा डिवाइड करके चेक करो, 30 डिवाइडेड बाई 45, 30 डिवाइड बाई 45 इक्वल टू, हाँ जी मैच हो गया 0.6 बार।
फिर चेक करो b डिवाइडेड बाय d, यहाँ पे b कौन सा है 8 और d कौन सा है ये, तो 2 डिवाइड बाय 5 कितना आया 0.4, तो 8 डिवाइडेड बाय 20, 8 डिवाइड बाय 20, हाँ जी 0.4, ये भी मैच हो गया। फिर मुझे चेक करना है a डिवाइडेड बाय d, 3 डिवाइड बाय 2 कितना है 1.5, इसमें a कौन सा है ये रहा, d कौन सा है ये रहा, इन दोनों को डिवाइड करो 30 डिवाइड बाय 20, क्या ये आंसर आ रहा है, आंसर जो है आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई चेक करो, अगर ऐसे करोगे तो 15-20 सेकंड में बड़ा मस्त काम होता है, बिना लिखे काम जो है अपना हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे फिर ये 1 मिनट में नहीं होता, फिर हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट जो है लग जाए। दूसरा आपको पेपर भी चाहिए, आई से दे ही नहीं रहा, आई से आपको सिर्फ 2 शीट देगा और आप लोग कह रहे हैं 100 के 100 सवाल मैक्सिमम 2 शीट में यूज जो है आपको जो है करना है, ठीक है। इसलिए दोनों तरीके बता रहा हूँ, एक सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ, क्यों, इंटर फाइल में तो जरूरत पड़ेगी, इंटर फाइल में जो जो जरूरत पड़ेगी वो सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ, पर एट द सेम टाइम फाउंडेशन मैथ्स कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, तो भाई यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो, ठीक चल रहा है? और आगे बढ़ जाए, लो जी फिर थोड़ा सा आगे जो है बढ़ते हैं, तो लो जी फिर आगे बढ़े और लिखे, कह रहे हैं ratio of 3 terms, ratio of 3 terms can be expressed as, अब रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ 3 टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a is to b is to c, या हम कह सकते हैं a to b to c, लिखने का तरीका है। तो हमने रेशियो को समझा और हमने कहा रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, a कॉलन b कॉलन c या a to b to c, ऐसे ही हमने कहा जी रेशियो of 4 terms can be expressed as, तो अगर 4 टर्म्स हैं तो बताओ कैसे एक्सप्रेस करोगे, 4 टर्म्स हैं तो a कॉलन b कॉलन c कॉलन d, या इसी को लिखने का तरीका a to b to c to d, ठीक है जी। और ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं हाउ एवर, लो जी हाउ एवर रेशियो ऑफ 2 टर्म्स, हाँ जी रेशियो ऑफ 2 टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ऐसे अगर 2 टर्म्स हैं तो बताओ कैसे एक्सप्रेस करोगे, वही a कॉलन b, या कैसे कर सकते हो a टू b, और एक तरीका और है a अपॉन में b, तो भाई एक तरीका और है a अपॉन में b, ठीक है जी। तो भाई लिखने के तरीके हैं, तो हमने कहा अगर 2 टर्म्स हैं तो आप a कॉलन b कर सकते हो, a टू b लिख सकते हो, a अपॉन में b, पर अगर 2 से ज़्यादा हैं, अगर 3 हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे, पर इसको a अपॉन में b अपॉन में c ये लिखने का तरीका जो है नहीं होता। तो अगर 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स हैं तो आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d, ये कोई तरीका जो है नहीं होता, ठीक है जी। तो भाई इसी पर पेपर का जो सवाल आया, छोटे छोटे सवाल एक एक नंबर के जो आते हैं, तो भाई सवाल क्या आया, कह रहे हैं रेशियो ऑफ, लो जी रेशियो ऑफ 4 टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये पेपर का 1 नंबर का सवाल, कह रहे रेशियो 4 टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उन्होंने कहा आप ऐसे लिख सकते हो a कॉलन b कॉलन c कॉलन d,
कह रहे हैं ये तरीका है, या उन्होंने कहा देखो A/B को लिख सकते हो A/B, फिर कह रहे हैं डिवाइडेड बाय C/D को लिख सकते हो C/D, फिर कह रहे हैं तीसरा तरीका A/B, और ये डिवाइड है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा D/C, और फिर ऑप्शन डी वो कह रहे हैं एनी ऑफ दीज। तो भाई वो कह रहे हैं अब कोई भी तरीका जो है हो सकता है। तो भाई आराम से सोच के बताओ क्या पहला तरीका है या सारे तरीके जो है हो सकते। देखो पहला तरीका तो है, ये तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। पहला तरीका तो है भाई, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये दोनों भी तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर ये है तो आंसर क्या हो जाएगा डी, और अगर नहीं तो आंसर क्या होगा ए। तो भाई आराम से अब आप चेक कर लें आंसर ए होना चाहिए या आंसर डी होना चाहिए। तो भाई कितने कह रहे हैं आंसर ए होना चाहिए, अच्छा कई सारे बच्चे, और कितने कह रहे हैं आंसर डी होना चाहिए। डी एक दो बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं है, पर 50% शायद बच्चों ने आंसर दिया। 1 मिनट लगा लो, पेपर का सवाल है, सही करोगे तो +1, गलत होगा तो -0.25। तो एक बार आप देख लें कि आंसर ए होगा या डी होगा। तो मैंने कहा देखो इसको लिखने का तरीका ये है और ये है, उसके हिसाब से तो आंसर क्या होगा ए। पर 2 को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, तो सवाल ये है क्या इसको मैं ऐसे और इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं तो आंसर डी जो है आ जाएगा। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, 1 नंबर का सवाल है, इससे आगे ऐसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल ऐसे सवाल ऐसे जो है पूछता है। तो भाई चलें शुरू। तो भाई कितने कह रहे हैं आंसर पहला होगा ए, अच्छे से हाथ खड़ा करें, कई सारे बच्चे, वेरी गुड। और कितने कह रहे हैं आंसर डी होगा, तीनों ही तरीके सही हैं। अब हाथ इसमें ज्यादा जो है हो गए, पर अभी मेरे हिसाब से 70 to 80% बच्चों ने वोटिंग करी थी, 20% ने अभी भी हाथ जो है खड़ा नहीं करा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन भी मेजॉरिटी का ए आ रहा है, पर कुछ बच्चों ने डी भी दिया है। ऑनलाइन मेजॉरिटी का ए है, कुछ बच्चों ने डी जो है दिया है। तो भाई क्या कहते हो आंसर ए होगा या डी होगा, आंसर इज ए। तो भाई फिर चेक करें आंसर क्या है ए। इतना सही सवाल है भाई, अगर 4 हैं उनको लिखने का तरीका ऐसे ही रहता है। मैं इसको इस तरीके से चाहे इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। थोड़ा सा इसको और समझ आते हैं कि जिन बच्चों ने आंसर डी दिया, थोड़ा सा और समझ जाते हैं कि भाई क्यों नहीं लिख सकते। तो भाई हर चीज को कंसेप्ट से अच्छे से जो है करते। तो लो जी इसी बात को फिर से चेक करो। सोचो 4 पार्टनर्स हैं, सोचो प्रॉफिट रेशियो हम दे रहे हैं, 4 पार्टनर्स हैं, A/B B/C D। हाँ रेशियो क्या है 4:3:2:1। फिर से रेशियो के कंसेप्ट पर जाने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए को 4 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 रुपए, सी को कितना मिलेगा 2 रुपए, डी को कितना मिलेगा 1 रुपया। मैंने कहा जब भी रेशियो आए माइंड में ना ये चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए को 4 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तो बी को 3 रुपए, सी को 2 रुपए, डी को 1 रुपया। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है, रेशियो कैलकुलेशन नहीं है। अब होता क्या है, जिन बच्चों ने रट्टा मारा होता है तो वो यही अटकते। अब अगर आपने कह दिया सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 लिख दिया, आपने कहा सर इसको लिख सकता हूँ 2/1, आपने लिख दिया सर इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 into 1/2, आपने कहा सर इसको कैंसिल करके लिख सकता हूँ 2/3। पर आप सोच के बाद आपने किया क्या, हमने कहा रेशियो कंपैरिजन था, हमने कहा कंपैरिजन है प्रॉफिट का। 4 पार्टनर्स थे, 4:3:2:1। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए को अगर 4 का प्रॉफिट मिलेगा तो बी को 3 का, सी को 2 का, डी को 1 का। पर आप ये कंसेप्ट अगर भूल के और आपने ये सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, 4 पार्टनर्स अब है नहीं, 4 पार्टनर थे, पर जैसे ही प्रॉफिट आया ए ने बी को मार दिया, सी ने डी को मार दिया, अब 2 पार्टनर बच गए हैं। ए को 2 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा और बी को 3 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 4 पार्टनर्स है तो 4 की आइडेंटिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी,
हमने कहा इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें हैं, तभी सी फाउंडेशन में बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। मेरे को यहाँ सॉल्व नहीं करना, मेरे को चार की आइडेंटिटी मेंटेन करनी है भी, ए बी सी और डी। मैं कभी भी इसको कैंसिल जो है मैं नहीं कर सकता, नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पार्टनर जब प्रॉफिट बढ़ेगा, मान लो 10 लाख का प्रॉफिट है तो बांटना कैसे, अगर आपने 2:3 कर दिया तो इसका मतलब दो पार्टनर को दे रहे हो, दो पार्टनर को प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, और दो पार्ट का प्रॉफिट भी क्या हो गया 2:3। इसका मतलब सारा ही रेशियो कंसेप्ट गड़बड़ जो है हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे सवाल ऐसे ही आपसे पूछता है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसका तो क्या हो गया +1, और जिसने कंसेप्ट गड़बड़ कर दिया उसका क्या हो गया -0.25। और सोचिए इतने ही कंसेप्ट में 85% बच्चा फेल हो जाता है। बस इतनी सी बात है, 85% बच्चा इतने में ही फेल हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं सीए बड़ा मुश्किल है। सीए मुश्किल नहीं है, बस आप पढ़ने का तरीका जो है वो आपको समझ जो है आ जाना चाहिए। सी का वो बहुत आसान आते हैं, बस ऐसे ऐसे आपको 100 सवाल जो है मिलने, और दूसरा ऐसे 100 सवाल मिलने और आपको तो 40 ही ठीक कर लोगे तब भी जो है काम बन जाएगा। इसका मतलब देखो कंसेप्चुअली बस ऐसे सवाल आने हैं, और जो रट्टा मारता है वो फिर अटकते चले जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें या 20 घंटे, पर अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से समझ के जो है अपने को पढ़ना है। ठीक है जी, क्या ये बात अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। हाँ, अगर समझ आ रही है तो मुस्कुरा दोगे, मेरे को समझ आएगा कि आ जाएगा, और ऐसे घुरा कर आप ऐसे गुस्सा करके देखोगे तो लगता है कि समझ जो है नहीं आएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ जाए। हाँ सर, चलो जी, फिर आगे बढ़ते हुए, हाँ जी, तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं और लिखें, कह रहे हैं इफ द रेशियो, और अगर आपको समझ आ रहा है तो थोड़ा सा और मुस्कुरा दें। इफ द रेशियो इज A:B, अगर रेशियो A:B है तो भाई कह रहे हैं A इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। अब नामकरण कर रहे हैं, पहले हमने रेशियो को समझा, रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे लिखते हैं उसको समझा, अब नामकरण कर रहे हैं। ए को हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और इसका एक नाम और है एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म कहें या एंटीसीडेंट जो है कह दें। हाँ, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं हम भी स्माइल कर रहे हैं। हाँ, आप भी अच्छे स्माइल जो है करते जाएं। हाँ, मेरे को बहुत सारे स्माइली इमोटिकन भी जो है भेज दिए हैं। अब मैं आपके स्माइली इमोटिकन से जो है मैं देख सकता हूँ। ऑनलाइन बच्चे कह रहे जय हिंद, क्या बात हो गई? जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो कोई बात नहीं, हो जाते, भावनाओं में बह जाते हैं। फिर आ जाए बी, अभी तो 15 अगस्त भी नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है, क्या हो गया? चलो बहुत ही बढ़िया। चलो बी इज कॉल्ड एज सेकेंड टर्म, और कॉन्सिक्वेंट। बी इज कॉल्ड एज सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी, तो भाई ए को हम क्या बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, बी को क्या बोलेंगे सेकेंड टर्म, सी को क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, डी को क्या बोलेंगे फोर्थ टर्म, ई को क्या बोलेंगे फिफ्थ टर्म। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही चेक करो, ये एक शब्द है एंटीसीडेंट, एक ये शब्द है कॉन्सिक्वेंट। वैसे ही तुक्का मार लो, कॉन्सिक्वेंट किस शब्द से मिलता जुलता है? कॉन्सिक्वेंस से। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? एज ए रिजल्ट देयर ऑफ। और ये एंटीसीडेंट किस शब्द से मिलता जुलता होगा? एक्शन से। तो वही वाली बात है, अगर जब हमने कहा ना, अगर ए की वैल्यू जैसे प्रॉफिट रेशियो है A:B:C, मान लो 3:2:1, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? एक्शन। अगर ए को प्रॉफिट मिलेगा 3 रुपए तो हमने क्या बोला था? एज अ कॉन्सिक्वेंस बी को कितना मिलेगा? 2 रुपए, सी को कितना मिलेगा? 1 रुपया। इतनी बात समझ आती है? तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगी? एंटीसीडेंट। सेकेंड टर्म क्या होगी? कॉन्सिक्वेंट। थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म
कॉन्सिक्वेंट, फोर टर्म क्या होगी कॉन्सिक्वेंट। क्यों? अगर ए को 3 रुपए तो बी को 2 रुपए, सी को 1 रुपया, डी को ई को एफ को सबको सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी कॉन्सिक्वेंट जो है हो जाएंगी। क्या इस शब्द समझ आता है? तो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज एंटीसेंट, बाकी सारी टर्म्स क्या हो गई कॉन्सिक्वेंट जो है हो जाएगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। हाँ सर, तो भाई और आगे आ जाते हैं और कह रहे हैं इफ द रेशियो if the ratio of quantities if the ratio of quantities can be expressed as ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर हम मुस्कुरा रहे हैं, घर वाले हमें पागल कह रहे हैं। ठीक है, आपकी मुस्कुराहट से अगर कोई आपको पागल भी कह रहा है, ऐसा पागलपन ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा पागलपन ठीक है कि आप मुस्कुराते जो है रहे। चलो जी, इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, लो जी, इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं और रेशियो आप लिख सकते हो किस में इंटीजर में। इंटीजर कौन से होते हैं पूर्ण अंक, पूरे पूरे नंबर। कह रहे हैं कॉमा देन क्वांटिटीज आर said to be, quantities are said to be commensurable, COMMEN, commensurable, SURABLE। ऑनलाइन बच्चे कह रहे सर मैथ्स पता नहीं इतना इजी कैसे लग रहा है। अरे बेटा मैं पढ़ा रहा हूं तो इजी तो लगेगा ही। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है, मैं पढ़ाऊंगा तो इजी तो लगना चाहिए। मैंने इसी बात का नाम कमाया इतने सालों में कि मैं जो पढ़ाऊंगा इजी जो है बन जाएगा। चलो एनीवेज, मैथ्स इजी है। हाँ, बाकी टीचर ने मुश्किल बना दिया था, जो इजी था मैं उसको इजी आपको जो है दिखा रहा हूं। चलो एनीवेज वापस आए। इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। फिर से कह रहे जब भी आप रेशियो सॉल्व करके जब भी लिखोगे A:B, और अगर ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाए इंटीजर में आ जाए। अगर ये वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो हमने कहा क्वांटिटीज को हम क्या बोल देते हैं कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कमेंसुरेबल का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो भाई कमेंसुरेबल का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भाई क्या करें, अगर हर चीज इंटीजर में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम कमेंसुरेबल जो है बोल देते। लो जी, तो भाई और आगे लिख लो अदरवाइज। और अगर इंटीजर में आप नहीं लिख पाओ तो इसको क्या बोलेंगे अदरवाइज सेड टू बी इन commensurable, otherwise said to be incommensurable, not in the standard form। ठीक है जी, चलो तो भाई सवाल इस पे भी कर लेते हैं, छोटू सा सवाल। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2। तो भी कह रहे हैं चेक वेदर the quantities, लो जी, check whether the quantities are commensurable or incommensurable। लो जी, चेक वेदर दी क्वांटिटीज आर कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल। लो जी, तो भाई इतना सा है। फिर से केस 1। तो भाई आपको मान लीजिए गिवन है x = 10, y = 5। सवाल इतना सा आएगा और पूछ रहे हैं ये क्वांटिटी कमेंसुरेबल है या इनकमेंसुरेबल। तो कैसे चेक करना है, पहले इसका रेशियो निकालना है। तो मुझे बताओ x is to y रेशियो कितना होगा,
हमने कहा 10:5, अगर सॉल्व करें तो 2:1। हमने रेशियो निकाला, सॉल्व किया, कितना आया 2:1। अब मुझे बताओ 2 और 1 क्या ये इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, पूरे पूरे नंबर हैं। अगर इंटीजर है इसका मतलब x एंड y आर कमेंसुरेबल। कर लोगे अच्छे से, पेपर में 1 नंबर का सवाल आना है तो आई होप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे आ जाओ। लो जी, कह रहे हैं केस 2, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे सवाल, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। केस 2 कह रहे हैं x क्या है 10/3, y कह रहे हैं 5/3। हाँ जी, x है 10/3, y है 5/3। कमेंसुरेबल है या इनकमेंसुरेबल? पहले चेक क्या करना है, रेशियो निकालो। तो भाई x इज टू y रेशियो 10/3 = 5/3। तो अगर रेशियो निकालोगे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2:1। सॉल्व करने के बाद बस ये चेक करो क्या ये इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर है, तो इसका मतलब x एंड y आर कमेंसुरेबल। x एंड y आर कमेंसुरेबल। क्या ये 1 मिनट में हो जाएगा? ठीक है जी। ऐसे ही फिर चेक करो केस 3। हाँ जी, केस 3 कह रहा हूं x इज इक्वल टू 10√3, y इज इक्वल टू 5√3। लो जी, क्या कहते हो, कमेंसुरेबल या इनकमेंसुरेबल? हाँ जी, कितने करें कमेंसुरेबल और कितने करें इनकमेंसुरेबल? चलो सारे कमेंसुरेबल। क्यों कमेंसुरेबल, क्यों? पहले वो ही मैंने कहा, इन वैल्यूज को नहीं देखना, अपने को तो रेशियो निकालना है। तो 10:3 = 5:3। हाँ, 10√3 = 5√3। √3 ने √3 को मारा, 5 ने 10 को मारा, और क्या बच गया 2:1। फिर से 2 और 1 ये क्या है, इंटीजर, तो ये क्या है कमेंसुरेबल। ये क्या है कमेंसुरेबल। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए, कर लोगे अच्छे से? हाँ सर, अगला सवाल केस 4। लो जी, अब कह रहे हैं x इज इक्वल टू 10.3, y इज इक्वल टू 5.4। लो जी, x इक्वल टू 10.3, y इक्वल टू 5.4। क्या कहते हो, कमेंसुरेबल या इनकमेंसुरेबल? हाँ जी, फिर चेक करो करना क्या है, x इज टू y रेशियो निकालना है। तो 10.3 इज टू 5.4। क्या मैं इसको इंटीजर में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्या डेसिमल रिमूव हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से, अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 103 = 54 ऐसे लिख सकता हूं। 103 बताओ क्या ये इंटीजर है? हाँ जी। 54 क्या ये इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्या हो गया कमेंसुरेबल। ये भी क्या हो गया कमेंसुरेबल। ठीक है जी, अगला सवाल देख लेते हैं। लो जी, केस 5। तो सर इनकमेंसुरेबल कब होगा वो भी देख लेते हैं। अब मैंने कहा 10√3, y दे रहा हूं 5√7। अब अगर रेशियो निकालेंगे x इज टू y, तो भाई अब चेक करो 10√3 इज टू 5√7। 5 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर अब क्या बचेगा 2√3 इज टू √7। क्या अब कुछ मैं कैंसिल कर सकता हूं? अब कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब मुझे बताओ क्या ये इंटीजर है? नहीं, अब ये इंटीजर नहीं। अब क्योंकि इंटीजर नहीं है इसलिए अब क्या है, x एंड y आर इनकमेंसुरेबल। x एंड y आर इनकमेंसुरेबल। ठीक है जी, ऐसे एक लास्ट कर लेते हैं केस 6। केस 6 x इक्वल टू मैंने कहा 10/3,
y इज इक्वल टू 5/7। हाँ जी, 10/3 5/7 कमेंसुरेबल या इनकमेंसुरेबल। फिर से मुझे क्या करना है, x इज टू y, 10 डिवाइडेड बाई 3 इज टू 5/7। हाँ जी, इस टू का मतलब क्या होता है, वही डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, तब मुझे बताओ क्या ये सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। हाँ जी, सॉल्व कैसे करें, अगर मैं एलसीएम ले लूँ 21 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, 21 से दोनों साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम ले लूं, तो आप चेक करो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आया 70:15। तो भाई 70:15। फिर से मैंने कहा सॉल्व करना है, क्या मैं इसको इंटीजर में लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल जो है लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है, कमेंसुरेबल। अगर ऐसे समझ नहीं आया और इजी कर देता हूं, तो भाई ये क्या है 10 डिवाइडेड बाय 3 इस टू का मतलब डिवाइड बाय 5/7 ऐसे कर ले। इसका मतलब क्या है 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ये कितना हो गया 70/15। कैसे भी करना चाहे, इस टू का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, तो 10/3 डिवाइड बाय 5/7 ये कितना आ गया 70:15 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो भाई कुल मिला के टाइम पास कर रहा हूँ, ये 2 मिनट का टॉपिक था, अननेसेसरी मैंने 15-20 मिनट लगा दिए हैं। अगर आप ध्यान से चेक करो और वैसे ही बताओ बिना सॉल्व करे कब कमेंसुरेबल होता है और कब इनकमेंसुरेबल होता है। अब वैसे ही मुझे बता दो, हमने इतने सारे केसेस करे, अगर मैं क्रक्स आपको दे दूं कि अब सवाल कैसा भी हम सॉल्व भी ना करें, ये दोनों वैल्यूज क्या है, अगर नंबर सिस्टम की बात करें इंटीजर्स हो, आंसर क्या होगा कमेंसुरेबल। इंटीजर का रेशियो क्या होता है इंटीजर। अगर फ्रैक्शन हो तब भी क्या होगा कमेंसुरेबल। अगर इररेशनल नंबर हो और अगर ये कट हो जाए तब भी क्या होगा कमेंसुरेबल। अगर फ्रैक्शन हो तब भी क्या होगा कमेंसुरेबल। सिर्फ एक केस में कमेंसुरेबल नहीं हो रहा, जब इररेशनल नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहे। जब इररेशनल नंबर कैंसिल आउट नहीं होते तब मेरा क्या होता है इनकमेंसुरेबल। कैसा भी फ्रैक्शन हो, आंसर मेरा क्या होगा हमेशा कमेंसुरेबल। ठीक है जी, तो भाई अगर मैं इसका क्रक्स अगर आपको दे दूं, इसका मतलब क्या है लिख लो, कह रहे इफ क्वांटिटीज आर, अगर क्वांटिटीज क्या हो जाएं, इफ क्वांटिटीज आर इररेशनल और इमेजिनरी, अगर क्वांटिटीज इररेशनल है, इररेशनल मतलब अंडर रूट आ जाए, पाई आ जाए, ई आ जाए या इमेजिनरी आ जाए, हमने कहा एंड दे डू नॉट कैंसिल आउट, और हम उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे। 10√3 है, 15√3 है, कैंसिल हो गया तो बात आपका क्या होगा आपका कमेंसुरेबल। पर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, अगर मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा कॉमा देन क्वांटिटीज आर, तब बताओ क्वांटिटीज क्या होंगी इनकमेंसुरेबल। क्वांटिटीज क्या होंगी इनकमेंसुरेबल, क्योंकि तब ये कभी भी इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर इंटीजर होता है, डेसिमल इंटीजर बन सकता है, सिर्फ आपके जो पाई है, आपका जो ई है और जो अंडर रूट है ये कभी इंटीजर नहीं बन सकते। ये तो कैंसिल अगर हो गया तो ठीक है, 10 पाई है और 22 पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो वेल एंड गुड। पर अगर पाई कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ 10 पाई है और यहाँ 22 ई है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। पाई को मैं कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट जो है मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? पाई की मुझे वैल्यू ही नहीं पता। पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, वो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को जो है नहीं पता। तो मैंने कहा पाई हो गया, ई हो गया, अंडर रूट हो गया, कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है। अगर कैंसिल नहीं हो सकता तो ये क्या होगा इनकमेंसुरेबल, अदरवाइज
quantities are always, otherwise quantities are always commensurable, otherwise quantities are always commensurable। ऑनलाइन बच्चे ने पूछा एक सवाल, कह रहे सर x की वैल्यू है 5√7, y की वैल्यू है 3√21। सर अब मुझे बताओ सर ये कमेंसरेबल होगा या इनकमेंसरेबल? रेशियो लेके देख लेते हैं, सिंपल रेशियो लेके देख लेते हैं। तो ये चेक करो यहां पर क्या है √7, तो ये √7 ये कैंसिल होके क्या बचेगा √3, ऊपर है 5 नीचे है 3√3, क्या और कोई तरीका है? नहीं, तो ये अब क्या हो गया इनकमेंसरेबल। इतनी सी बात है। अब मैंने कहा अब सही बताऊं सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, मैंने सिंपल चेक कर लिया। मैंने कहा अगर यहाँ पे रूट है, अगर पूरा पूरा कैंसिल हो जाता तो बहुत बढ़िया, कैंसिल अगर नहीं हो रहा ये क्या होगा इनकमेंसरेबल जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो अब अगर सवाल आएगा तो मुझे लगता है 2-3 सेकंड में अब आप करके बताओ। अगर मैं आपसे कहूं x की और y की वैल्यू, मैंने कहा 10 है और 2 लाख है, बताओ जी कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल? कमेंसरेबल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 10.3 और 2 लाख कमेंसरेबल, 10.3 और यहां पर है 7 कमेंसरेबल, यहां पर आया √2 अब इनकमेंसरेबल। अब मैंने कहा सॉल्व नहीं करना, अब मेरे को बड़ा क्लियर है जब रूट इरैशनल नंबर अगर है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी गिवन हो मेरा काम बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है, 3, 5, 3, 4 है या 3, 5, 4 बार है, कुछ भी है, मैं इसको क्या बोलूंगा हमेशा कमेंसरेबल, हमेशा कमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल होने के लिए मेरे को क्या चाहिए इरैशनल नंबर चाहिए। अगर यहाँ पर आ गया पाए, अब मुझे बताओ इनकमेंसरेबल, यहां पर भी आ गया पाए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से कमेंसरेबल, यहां पर आ गया ई, अब इनकमेंसरेबल, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहां पर भी आ गया ई, कैंसिल हो जाएगा कमेंसरेबल, यहां पर आ गया आपका √(-1), इनकमेंसरेबल, यहां पर भी आ गया √(-1), ये कैंसिल हो जाएगा कमेंसरेबल। ठीक है, बस इस चीज को समझाने के लिए हमने 15 मिनट लगाए, पर अब पेपर में अब वो वाली बात है, अब पेपर में जो सॉल्व करके चेक करेगा उसका टाइम लगेगा। हमें क्यों सॉल्व करना है, हमें बात तो सीधा आ गई। कैसे चेक करना है कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल? सर ये चेक करना है इरैशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर अगर नहीं है 100% क्या होगा कमेंसरेबल। क्वेश्चन कैसा भी गिवन हो, कह रहे 1,23,549.23 और y की वैल्यू है 117.5, बताओ जी कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल? कमेंसरेबल, मैटर क्लोज्ड। और जो अब इसका रेशियो निकालने में लग गया, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? अब रेशियो निकाल रहे हैं, कह रहे हैं दिस इज टू दिस, पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। ऐसे सवालों में ही मैंने कहा ना पेपर बहुत आसान आता है, सिर्फ पढ़ने का तरीका आपको समझ जो है आना चाहिए। और वो मैंने कहा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, बच्चे कहते हैं सर 100 सवाल पेपर में आएंगे, कितने बच्चे कहते हैं 100 सवाल थे सर 45 मिनट में ही सर हो गए, सवाल देखा आंसर आया, सवाल देखा आंसर आया। और कितने बच्चे मुझे बताते हैं सर हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें लिखने की सर जरूरत ही नहीं पड़ी इनिशियली। अभी आपको लगता है सर 2 पेज बहुत कम होते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं सर 2 पेज तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आधा पेज थोड़ा बहुत लिखना पड़ा। लिखना क्या पड़ेगा, अगर रेशियो है तो a/v की बस वैल्यू तो लिखनी थी, इतनी बस इतनी वैल्यू जो है अपने को लिखनी है, तो काम बड़ा मस्त जो है हो जाता है। लो जी यहां तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, यहाँ तक सारी बात क्लियर है? बच्चा कह रहे सर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसे कमेंसरेबल जो है होगा। ओके, तो सर अगर ऐसा कुछ है, मान लो 0.33333 है x की वैल्यू, ठीक है जी, और y की वैल्यू क्या दूं, y की वैल्यू 1/11 कर लेता हूँ, मे बी 0.09090909 ये कुछ आ रहे हैं। तो आपको कह रहे हैं x की वैल्यू क्या है 0.3 बार, y की वैल्यू क्या है 0.9 बार। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको गिवन है, फिर से अब ये अगर गिवन है, अब पूछ रहे कमेंसरेबल है या इनकमेंसरेबल है, तो आइडियली हाँ पहले बताओ क्या होगा
कमेंसरेबल, कमेंसरेबल मैट्रिक क्लोज। पर हाँ अगर सॉल्व करना हो, फिर एक टॉपिक है जो हमारे सीए में नहीं पढ़ाते, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ये शायद कितना आ रहा है 1/11, ये फ्रैक्शन बन गया। अब जब फ्रैक्शन बन गया, अब अगर मैं आपसे कहूं x/y अगर सॉल्व करना है तो 1/3/1/11 अब कर लोगे। हमने कहा अब इसको सॉल्व करना हो तो 1/3 डिवाइड बाई 1/11, दिस इज 1/3 इंटू में 11/1, ये कितना हो गया 11/3 जो है आ जाएगा। ये क्या है 11:3। तो क्या ये इंटीजर बना कि नहीं बना, बना है। ये दिमाग समझ आती है। और आपने शायद स्कूल में ये सीखा होगा, ऐसा कुछ सीखा था स्कूल में, ये कुछ होता था, कह रहे x की वैल्यू क्या है 0.333333, फिर आप क्या करते थे इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10x कितना हो गया, आपने कहा 3.3333, फिर क्या करते थे शायद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जो है करते थे, फिर क्या होता था -9x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3, फिर x कितना हो गया -3/-9, ये कितना हो गया 1/3, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये ना पेपर में होता क्या है, ये सवाल पेपर में आ गया, पेपर में ये सवाल आ गया, और वही वाली बात है जिसको कंसेप्ट क्लियर है मैं क्यों सॉल्व करूं, जब मुझे पता है ये क्या है कमेंसरेबल मैट्रिक क्लोज। और अगर आप सॉल्व करने में लग जाओगे तो पहले तो इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसका फ्रैक्शन बनाना है तो क्या होगा, आपने कहा y इज इक्वल टू 0.09090909, फिर क्या होता है जो रिपीट होता था 100 से कुछ मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा 9.090909, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे कुछ फ्रैक्शंस जो है आपने सीखे होंगे। तो आइडिया क्या करना है, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को फिर करें, पर हमने कहा हमें जरूरत ही तो नहीं है, क्योंकि आई से को फिर समझो अगर सॉल्व करवाना होता इसको तो पेपर क्या बनाता सब्जेक्टिव। आई से अगर मुझे सब्जेक्टिव नहीं, मुझे आपका आईक्यू चेक करना है, क्या आपको ये देखते ही पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। आई होप अब ये क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के कैसा भी सवाल आ जाए, अब कमेंसरेबल इनकमेंसरेबल कैसे पता करोगे, अगर इर्रेशनल नंबर या इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, इरेशनल नंबर नहीं इमेजिनरी नंबर, ये क्या होगा हमेशा कमेंसरेबल, पहली बात तो ये। और अगर इरेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर आ गए तो बस मुझे चेक करना है, अगर एज इट इज कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा कमेंसरेबल, नहीं हुआ तो इनकमेंसरेबल मैटर क्लोज्ड, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए, चलो जी फिर आगे जो है आ जाते। फिर बच्चा पूछ रहा है सर ये बताओ x की वैल्यू 2/3 हो, y की वैल्यू 19/57 हो, हे राम कितना मुश्किल सवाल है। बताओ जी कमेंसरेबल या इनकमेंसरेबल, कमेंसरेबल, कितना टाइम लगना चाहिए 1 सेकेंड। मैंने कहा देखो मैथ्स इतना ही है, तो इतना ही समझना है, अब कुछ नहीं। इसका अगर रेशियो निकालना हो तो मुझे बताओ x is to y अगर करोगे तो बताओ क्या होगा 2/3 is to 19/57। अगर रेशियो निकालना हो तो भी होता क्या है, हाँ जी इसको 57 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रेशियो जो है आ जाएगा, मैटर क्लोज्ड। इसलिए मैं कहा इसमें उलझना ही तो नहीं है, आप ऑलरेडी उलझे मेरे पास आए हो, मैं बस आपको सुलझा के आपको वापस घर भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ अगर आप खुद उलझना चाहते हो तो बात अलग है, मैं आपको सुलझा कर घर जो भेजूंगा कि आप आराम से मुस्कुराते मुस्कुराते जो है आप घर चले जाए, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाए, सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हाँ बेटा हाँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वही मैं आपको करा रहा हूँ, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो मैं आपको दूर तक भी जो है नहीं कराऊंगा, ठीक है। हाँ और मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो वो जो सितंबर का एग्जाम हुआ था वो पेपर भी आपको दिखा दूंगा, उसके पुराना पेपर भी दिखा दूंगा, और आप खुद ही हंसोगे सर ये पेपर आता है, जनरली पेपर बहुत आसान आता है, बस थोड़ा सा आपको जो है पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, हाँ सर चलो जी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चलो जी फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लो जी चेक करो नेक्स्ट, कह रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। चलो जी हाँ भी ऑनलाइन वाले बच्चे सब मस्त चल रहा है, सारा ठीक है,
हाँ जी, सबके थम्स अप आ गए हैं, स्माइलीज जो है आगे। ऑफलाइन वाले बच्चों तुम्हारा सारा ठीक चल रहा है। चलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर से हमारा कोर्स कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो बिजनेस वर्ल्ड में जिसकी जरूरत है उसका फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका टॉपिक क्या चल रहा है? बिजनेस मैथमेटिक्स। फिर से हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो मेरे को अपने बिजनेस में चाहिए। हर चीज मुझे कौन सी चाहिए? जो मेरे को अपने बिजनेस में चाहिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज को मेजर जो है करते हैं, मेजर करते हैं, तो क्या ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरे को अपने बिजनेस में चाहिए होगा? जैसे डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं? हाँ जी, किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में हम मेजर जो है कर लेते हैं। अगर वेट को मेजर करना है तो भी केजीज में हम मेजर जो है अपन जो है कर लेते हैं। और अगर लिक्विड है उनको अगर मेजर करना है तो लीटर्स में मेजर जो है करते हैं। तो पहला सवाल ये, क्या ये चीजें आपको बिजनेस में काम आएंगी कि नहीं आएंगी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ऐसे लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, क्या ये बिजनेस में काम आएगी कि नहीं आएंगी? सारी चीजें काम जो है आती हैं। ठीक है, तो भाई इसको आज जो है थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में क्या रिलेशन जो है होता है? कितने किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर कितना किलोमीटर जो है होता है, ऐसे कितना किलोग्राम कितना ग्राम होता है, कितना मिलीग्राम जो है होता है। ठीक है जी, क्या ये बिजनेस में काम आएगा कि नहीं आएगा? हर चीज काम जो है आती है। ठीक है जी, तो भाई अब सवाल वही है, कितने किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर जो है होते हैं। ठीक है जी, तो भाई पता है कि नहीं पता? कितनों को पता है, श्योर है, कॉन्फिडेंट है? सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं। ठीक है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे देख लो, ये मैथ्स वाले बच्चे होंगे, इनको भी कुछ नहीं आता। ठीक है ना? हाँ, मेरे को पता है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे मैथ्स पढ़कर आए हो या ना पढ़कर आए हो, आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, तो लो जी, तो भाई चेक करें। चलो, तो भाई अच्छा अगर पूछ लो, वैसे अगर पूछ लो, किलोमीटर में आप क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस। क्या बात है, कौन सा डिस्टेंस? किलोमीटर में कौन सा डिस्टेंस आप मेजर करते हो? भाई किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में डिस्टेंस ही तो आप मेजर कर रहे हो, तो किलोमीटर में कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हो? रोड्स का डिस्टेंस मेजर करते हो? रोड्स का डिस्टेंस ही मेजर करते हो? ये रोड कितनी लंबी जा रही है, ऐसा भी होता है कि आप ये रोड कितनी लंबी जा रही हो, आप घर से निकले कि मम्मी आज मैं रोड मेजर करने जा रहा हूं या जा रही हूं, घर से निकलते ही, वेरी गुड। तो किलोमीटर में क्या मेजर कर रहे हो? फिर कह रहे डिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया, मुझे पता है आप कॉमर्स के बच्चे हो। कौन सा डिस्टेंस? हाँ जी, अच्छा, घर से इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस। ठीक है, आपके घर से इंस्टीट्यूट अगर आप आए हैं तो भाई कितना किलोमीटर है ना? घर से आप जो है, घर से अगर आप इंस्टीट्यूट आ रहे हैं तो कितना किलोमीटर जो है वो शायद जो है आ रहा है। तो भाई ये नॉर्मली किलोमीटर में मेजर जो है हो जाते हैं। हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर जाना है तो भाई वो किलोमीटर मेजर जो है करते हैं। अच्छा, मीटर में मेजर क्या होता है? कपड़ा। एक एग्जाम्पल वो भी स्कूल में रट्टा मरवाया था, है ना? मीटर में क्या होता है? कपड़ा। मैं तुम्हें सीए बनवा रहा हूं, तुम कपड़े की दुकान ही खोलोगे बाद में जाके। कोई ढंग का और भी मीटर में कपड़े के अलावा और कुछ मेजर आपको कभी? हाइट। हाइट नॉर्मली सेंटीमीटर में तो हो जाती है, मीटर में हाइट चलो वो ठीक है कह सकते हैं, पर नॉर्मली हाइट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में जो है चलता है। मीटर में और क्या कर सकते हो? ग्राउंड। ग्राउंड जो होता है 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, तो ग्राउंड नॉर्मली अगर बात करें स्टेडियम, वो कई बार आपके मीटर्स में जो है वो जो है आ जाते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हो? स्केल। अच्छा, हाइट में बोला स्केल, स्केल मेजर कर रहे हो, एक स्केल दूसरे स्केल से मेजर कर रहे हो, ये स्केल कितना है,
स्केल से मेजर करते हैं, हम स्केल को मेजर नहीं करते। हाँ, तो हाइट एक होता है, हाइट 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर हाइट जो है मे भी हो जाती है। और भी कुछ होता है सेंटीमीटर में, हाइट के अलावा और क्या होता है? चलो मिलीमीटर में, मिलीमीटर, मिलीमीटर में कुछ मेजर, मिलीमीटर में कुछ मेजर करना हो, कोई अगर माइक में बनाना चाहे, मिलीमीटर में कपड़ा, मिलीमीटर, हाँ जी पता है जी, माइक में बता दें पता चल जाएगा। वायर की विड्थ। ओके चलो, मिलीमीटर जो वायर है, वायर, वायर की जो विड्थ है या जो धागा है, धागा रस्सी, तो भी कितने एमएम की है? इवन आप जब सीए बनोगे, अगर बनोगे, आपकी हालत लग तो नहीं रही जिस हिसाब से आप बता रहे हो, पर हाँ अगर बनोगे या आप अपना बिजनेस कार्ड बनाओगे तो बिजनेस कार्ड की विड्थ, उसकी स्ट्रेंथ कितना जो है, या आपका जो पेपर होता है, पेपर की बात करें जो रजिस्टर है, उसकी जो पेपर का जो विड्थ है वो कितने एमएम है? चार्ट पेपर मोटा होता है, ये पेपर पतला होता है, तो कितना पतला कितना मोटा, वो नॉर्मली एमएम में। गिलास की बात करें तो विंडो ग्लास एमएम के हिसाब से आपका चलता है, अभी कितना पतला आपको ग्लास चाहिए, कितना मोटा आपको ग्लास जो है चाहिए, उसके हिसाब से सारा काम जो है वो चलता है। तो ये सारी चीजें जो है आ जाती। बच्चा करे बंदूक की गोली, बंदूक की गोली एमएम में होती है, और आप सबको इस बारे में पता है, साथ में लेकर भी आए हो क्या कट्टा वट्टा? नहीं पता हो? आई होप मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। तो यहीं पर करे बकवास कर रहा, ठीक चल रहा है ना? मतलब देखो मेरे को इतना आइडिया नहीं है बंदूक, बंदूक का 0.2 mm का होता है। आपको ये इतनी नॉलेज क्यों है? नहीं मतलब बंदूक की नॉलेज आपको, मतलब कहां से आए हो तुम सब? क्या तुम डाकू वाकू हो गया? हाँ मतलब देखो ठीक है, बंदूक ठीक है, हो सकता है। देखो मेरे को बंदूक के बारे में को ज्यादा जानकारी नहीं ना, मैंने कभी देखा कि उसकी जो राइफल्स हैं वो क्या होती हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। फोन की विड्थ, हाँ ऐसे ऐसे एग्जांपल तो मुझे पता है बिजनेस माइंड में। हाँ फोन की जो स्क्रीन साइज होता है वो कितने एमएम का, वो सारा है वो समझ आता है। तो बंदूक का मुझे, पेरेंट्स पुलिस वाले हैं, इन सबके पेरेंट्स पुलिस वाले हैं, या आप ये कहना चाहो हमारे पेरेंट्स को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं? ठीक है, हाँ वहां से शुरू हो गए। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं हाँ भी ऑफलाइन वाले बच्चों मकसद मत भूलना। ये भी ठीक है, हाँ, तुम्हारा यही मकसद है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, मैं समझ गया, मत समझ गया, बहुत ही बढ़िया। चल ठीक है, चलो मैं समझ गया, आपकी सारी बात मैं समझ गया। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, सब खुश खुश रहो बेटा, कोई गुस्सा मत करना, तुम्हें कितना कुछ पता है। चलो एनीवेज, चलो तो भाई बात समझ आ गई कि इन सब की अपने को जरूरत है, इन सब की जरूरत है, पर कितना किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर कितना मिलीमीटर होता है, कितना किलोमीटर कितना मिलीमीटर होता है, वो अपने को जो है समझना है। तो भाई ऐसे अगर बात करें तो भाई लिख लो, तो भाई कह रहे हैं किलो, हाँ जी, तो भाई आ जाओ, कह रहे हैं किलो मीन्स। अब अगर किलोग्राम हो, किलो लीटर हो, किलोमीटर हो, कहीं पर भी अगर किलो शब्द है उस शब्द को पकड़ते हैं। किलो मीन्स 1000 टाइम्स हायर, किलो मीन्स 1000 टाइम्स हायर। हाँ ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर जब भी क्लास खत्म हो चेक कर लेना कोई बैग वैग यहाँ पे ना छूट जाए, कोई लावारिस वस्तु एक्चुअली बंद हो सकती है भाई, इनका कुछ नहीं पता। हाँ हाँ तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ मतलब ये पहला बैच है जिसने ऐसे एग्जाम्पल दिए, नहीं तो अभी तक तो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जो है आते थे। चलो किलो मीन्स 1000 टाइम्स हायर। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं 1 किलोग्राम,
हाँ जी, तो भाई 1 किलोग्राम, तो भाई इसका मतलब क्या है, देखो ग्राम, ग्राम के आगे क्या लिखा है, किलो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। किलो का मतलब सिर्फ इतना सा है, जहां पर भी किलो शब्द आ गया, किलो का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 किलोग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम, इसका मतलब 1000 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कहूं 2.5 किलोमीटर, हाँ जी 2.5 किलोमीटर, अब मुझे बताओ, जैसे किलो आए इसको एक बार हटाओ, तो क्या आया 2.5 मीटर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। इतनी सी बात है, किलो का मतलब इतना सा है 1000 गुना ज्यादा, तो इसका मतलब कितना आ गया, 2500 मीटर, 2500 मीटर। ठीक है जी, आई होप क्या ही बात समझ आती है। तो जब भी अब किलो शब्द आ जाए, चाहे किलोग्राम हो, किलोमीटर हो, किलो लीटर हो, कहीं पर भी किलो शब्द आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स हायर। ठीक है जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं दूसरा शब्द मिली, हाँ जी दूसरा शब्द मिली, बच्चा कह रहे क्या मिली, पर जिस दिन मिली, मिली का मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स, जब मिली तो खुशियां लोअर, हाँ जी जब मिली तो 1000 टाइम्स सुख चैन लोअर। ठीक है, जैसी मिली तो बस क्या मिली, सब कुछ 1000 टाइम्स लोअर जो है हो जाएगा। जैसे 1 मिलीग्राम, ग्राम को जिस दिन मिली तो ग्राम क्या हो गया, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब 1000 टाइम्स लोअर, तो भाई 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 जो है हो जाएगा। ये डिमांड क्लियर है। तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम जो भी लिखा है उसको 1000 से डिवाइड जो है आप कर दो। ठीक है जी, ऐसे अगर मैं कहूं 500 मिलीग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा 500 ग्राम किससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड जो है आप कर दें, 1000 से डिवाइड जो है कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी ये कितना आ गया, 0.5 ग्राम। बस इतनी सी बात है। किलो अगर गिवन हो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली अगर गिवन हो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड जो है कर दो। चाहे मिलीग्राम हो, मिली लीटर हो, मिली आपका मीटर हो, कुछ भी गिवन हो, मिली मीटर है तो मीटर को 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर जो है हो जाएगा। वही लिख लो, हमने कहा 2000 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा 2000 मीटर, 2000 मिलीमीटर, 2000 मीटर को बस इस मिली को हटाओ, मिली का मतलब 1000 से डिवाइड, जिसको मिली 1000 से डिवाइड कर गई, तो ये कितना हो गया 2 मीटर। आपकी पॉकेट मनी 1000 से डिवाइड, आपकी इनकम 1000 से डिवाइड, आपकी खुशियां 1000 से डिवाइड, जब मिली तो सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर आगे आ जाते हैं। हाँ जी, और फिर लास्ट लिख लो सेंटी, है ना, हाँ, और जब भी आप सेंटी होते हो खुशियां कम होती है बढ़ती हैं, कम हो जाती, जब भी आप सेंटी होगे, जब सेंटी हो गए, सेंटी मीन्स 100 टाइम्स लोअर, सेंटी मीन्स 100 टाइम्स लोअर। ठीक है जी, तो भाई सेंटी का मतलब 100 टाइम्स लोअर जो है आ जाएगा। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, तो जिस दिन मीटर सेंटी हुआ, हाँ जी जिस दिन मीटर सेंटी हुआ तो जो 1 मीटर था वो सेंटी हुआ 100 से डिवाइड हो गया।
ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर, बस सेंटी का मतलब क्या है, 100 से डिवाइड जो है करना है। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, तो बताओ जी 250 सेंटीमीटर अगर हुआ तो हमने कहा जी पहले सेंटी शब्द हटाओ, 250 मीटर था, पर जैसी वो सेंटी हुआ तो 100 से डिवाइड हो गया, तो बताओ कितने मीटर रह गया, 2.5 मीटर रह गया। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? तो भाई सिंपल सा याद कर लेना, आप कभी भी कोई पूछे कितना किलोग्राम कितने ग्राम है, कितना किलोलीटर कितने लीटर है, कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर है, तो अपने को याद हो गया किलो शब्द का मतलब क्या होता है, 1000 से बढ़ाना, मिली का मतलब 1000 से घटाना, सेंटी का मतलब 100 से घटाना। इतनी बात क्लियर है? लो जी, यहां तक आई होप सारा कुछ ठीक है। हाँ बच्चा कह रहे समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मैं बंदा ही कैजुअल हूं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है जी। फिर आगे जो है आ जाते हैं और इसको और इजी कर देते हैं। चलो जी, इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। तो भाई केबीसी मोड, हाँ जी चलो जी, केबीसी बड़ा पॉपुलर चैनल रहा, आपका प्रोग्राम जो है रहा, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? हाँ शो, हाँ जो भी शो है, मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं क्या करूं। हाँ आप सबके घर में टीवी है? टीवी तो होगा आपके घर में, देखते भी होगे, नहीं देखते? मम्मी देखती है, अच्छा ठीक है चलो। हाँ भाई, तो केबीसी मोड पर आ जाए तो भाई बड़ा काम का है। तो भाई एक बार फिर से चेक करो, के बी सी और मोड, मोड का मतलब एम, के स्टैंड फॉर किलो, बी स्टैंड फॉर बेस, सी स्टैंड फॉर सेंटी, एम स्टैंड फॉर मिली। लो जी, तो भाई केबीसी मोड, इसको भी अच्छे से चेक कर लो। तो भाई किलो बेस, बेस का मतलब क्या हुआ, हमने कहा ग्राम मीटर लीटर, इसी में किलोग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम, किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, किलोलीटर लीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर। तो हमने कहा बेस क्या है, ग्राम मीटर और लीटर। तो भाई अब यहां से चेक करो, किलो से अगर बेस पर जाना है तो भाई हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। तो भाई 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1000, 1 किलोग्राम ये कितना होता है, 1 ग्राम इंटू में 1000, तो 1000 ग्राम। उसके बाद बेस से अगर मुझे सेंटी पर जाना है, तो जब भी सेंटी पर जाते तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर बस देखो, एक जीरो अगर मैं कम करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है जी। और सेंटी से अगर मुझे मिली पर जाना है, एक जीरो और कम कर दो, 10 से डिवाइड, ठीक है जी। तो भाई आराम से एक बार और चेक कर लो। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर मुझे किलोग्राम से, या ऐसे करो किलोमीटर कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर। अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार वैसे भी चेक करो, किलो से अगर बेस पर जाना है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। बेस से अगर सेंटी पर जाना है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। सेंटी से अगर मिली पर जाना है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो चेक करो, किलो से अगर बेस पर जाना है 1000 से, बेस से अगर सेंटी पर जाना है 100 से, सेंटी से अगर मिली पर जाना है कितना, 10 से मल्टीप्लाई जो है करेंगे। और अगर मान लीजिए ऊपर जाना है, मिली से सेंटी पर जाना है, 10 से डिवाइड कर देना।
सेंटी से बेस पर जाना है 100 से डिवाइड कर देना, बेस से किलो पर जाना है 1000 से डिवाइड जो है कर देना। पहली बात ये समझ आती है। और अब अगर मुझे जंप करना हो 1 किलोमीटर, अब किलोमीटर से अगर मुझे सेंटीमीटर पर जाना है, मैंने पूछा कितना सेंटीमीटर, तो भाई किलो से अगर सेंटी पर जाना है तो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले 1000 और फिर कितना 100, तो 2 जीरो और लगा दिए, इतना सेंटीमीटर जो है बन जाएगा। आराम से चेक करो, किलो से अगर सेंटी पर जाना है, पहले किलो से बेस पर गए 3 जीरो, बेस से सेंटी पर गए 2 जीरो। अगर मैंने कहा 1 किलोमीटर मुझे मिलीमीटर तक जाना है तो कैसे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। किलो से पहले बेस पर जाओ, कितने जीरो, 3 जीरो, बेस से सेंटी पर जाओ, कितने जीरो, 2 जीरो, सेंटी से मिली पर जाओ, कितने जीरो, 1 जीरो, तो ये आपका इतना मिलीमीटर जो है आ जाएगा। कुछ को बात समझ आती है? लो जी, तो भाई एक बार अगर मैं आपसे पूछ लूं, हाँ जी, अगर मैं वैसे ही आपसे पूछ लूं 6250 मिलीमीटर, बताओ कितने सेंटीमीटर होगा। अब 625 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा, ऊपर जाना है तो क्या करोगे, 6250 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना हो गया, 625 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 7000 सेंटीमीटर, बताओ कितने मीटर होगा। अब सेंटी से अगर बेस पर जाना है तो क्या करना है, 2 जीरो कम, कितना आ जाएगा, 70 मीटर जो है आ जाएगा। अगर मैं कहूं 6 मीटर कितने मिलीमीटर बनेगा, तो बताओ जी, मीटर से मिलीमीटर में जाना है, मीटर मिलीमीटर, पहले 100 से मल्टीप्लाई फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो 6 100 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 6000 मिलीमीटर जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो थोड़ा सा इजी हमने कर लिया। किलो से बेस पर जाना है 1000 से मल्टीप्लाई, बेस से सेंटी पर जाना है 100 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली पर जाना है 10 से मल्टीप्लाई, और ऊपर जाना है उतना डिवाइड जो है करते चले जाना। कंफर्टेबल है? और आगे बढ़ जाए। लो जी, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 50 मीटर, बताओ कितना सेंटीमीटर होगा। 50 मीटर, मीटर से सेंटी पर जाना है, किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो 50 पहले है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 5000। ऐसे अगर मैं कहूं 1.25 सेंटीमीटर, बताओ कितने मिलीमीटर होगा। 1.25 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होगा, तो अगर जाने दे किससे मल्टीप्लाई, 10 से, अगर 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 12.5 जो है आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1.25 kg कितने mg होगा, 1.25 किलोग्राम कितने मिलीग्राम होगा। लो जी, आराम से सोच के बताओ, 1.25 किलोग्राम कितने मिलीग्राम होगा। ऊपर आऊं तो भाई 1.25 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम कितने मिलीग्राम होगा। तब स्टेप बाय स्टेप, किलो से पहले बेस पर जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1250 ग्राम, मुझे और नीचे जाना है सेंटी, 2 जीरो और डालेंगे, मुझे मिली तक जाना है, 1 जीरो और जो है जाएगा, तो भाई ये कितना आ गया, 12,50,000 मिलीग्राम। क्या ये कर लोगे? आराम से चेक कर लें। मेरे को किलो से मिलीग्राम पर जाना है तो पहले किलो को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा, ग्राम, फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीग्राम, फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिलीग्राम जो है आ जाएगा। आई होप सारा ठीक चल रहा है। तो लो जी, अब पेपर का सवाल, लो जी अब चेक कर लो पेपर का सवाल, छोटू सा सवाल कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पेपर में छोटे छोटे सवाल ऐसे आ जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं केस 1
4 kg एंड 20 ग्राम। लो जी, ये पेपर का सवाल 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम। 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम क्या रेशो होना चाहिए? अब एक है किलोग्राम, एक है ग्राम, तो भी दोनों को सेम यूनिट में लाना है, तो बताओ दोनों को किलोग्राम में लाएं या दोनों को ग्राम में रखें? ग्राम बेटर है, मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। तो 4 किलोग्राम है, तो बताओ 4 किलोग्राम कितने ग्राम होगा? किलो से ग्राम में जाना है, 4000 ग्राम इज टू 20 ग्राम। ठीक है जी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करो तो कितना आंसर आ रहा है? 200:1। कर लोगे 1 मिनट में, हो जाना चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लो। केस 2 कह रहे हैं 2.5 किलोमीटर एंड 5000 मिलीमीटर। चलो जी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आना चाहिए? हाँ जी, कितना? 500:1। यही आंसर आ रहा है सबका? किसी का और कोई आंसर आ रहा हो तो भाई चेक करो। किलोमीटर है, मिलीमीटर है, किस पर लेकर है दोनों को? मिलीमीटर। तो किलोमीटर से पहले मीटर पर आएंगे, किलोमीटर से मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 2500 मीटर। मुझे मिलीमीटर जाने, अब मीटर से सेंटीमीटर, कितने जीरो? 2 जीरो। सेंटीमीटर, मिलीमीटर में जाना है 1 जीरो, और मिलीमीटर इज टू 5000 मिलीमीटर। मिलीमीटर ने मिलीमीटर को कैंसिल किया, और अब डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है? 500:1। ये आपका आंसर जो है आ रहा होगा। कर लोगे 1 मिनट में? चलो जी, आखिरी और कर लेते, बहुत हो जाएगा मेरे हिसाब से। केस 3। लो जी, केस 3। लो जी, चेक कर लें। कह रहे हैं 35 सेंटीमीटर एंड 75 मिलीमीटर। चलो जी, चेक करिए, बताओ। हाँ जी, कितना? 4.6 बार। 4.6 बार। और अगर फ्रैक्शन में देना हो, इंटीजर में अगर देना हो तो मुझे बताना। हाँ जी, अगर इंटीजर में देना हो तो आंसर क्या आएगा? 14:3। 14:3। चलो जी, तो भाई चेक करें फिर से। सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाना है, तो सेंटीमीटर से बताओ मिलीमीटर, सेंटी से मिली में जाने में किससे इतना मल्टीप्लाई करना है? 0। 1 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलीमीटर इज टू 75 मिलीमीटर। पहला काम ये, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, और हाँ करना वही है, सिंपल अपने डिवाइड करेंगे। कितना? 350 डिवाइड बाय 75। ये कितना आया? ये मेरा आंसर जो है आना चाहिए। मैं ये आंसर कभी नहीं निकालूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर जो है आ गया। और अब पेपर में क्या होगा? ऑप्शन होगा। ऑप्शन मान लो वही 14:2 होगा, मे बी यहाँ पे 14:3 होगा, मे बी 7:2 होगा, कोई भी आंसर होगा। तो मैंने तो सिंपल 350 को 75 से डिवाइड करा, मेरा ये आंसर आया। और फिर ऑप्शन चेक करूंगा, 14 डिवाइड बाई 2 7, आंसर नहीं है। 14 डिवाइड बाई 3, हाँ ये मेरा आंसर जो है हो गया। ठीक है, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रॉमिस कर लो कि ये वाला काम नहीं करना कि यहाँ पर अब टाइम पास कर रहे हैं, पहले 5 से डिवाइड 2 से डिवाइड, कुछ नहीं करना, ये टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हमारा काम तभी आई से ने कैलकुलेटर दिया है, हम सिंपल, मेरे को सिर्फ इतना करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लाए, 350 डिवाइड बाय 75, बस मैंने कहा 350 डिवाइड बाय 75, आंसर इज 4.6 बार। मेरा ये काम होना चाहिए। और अगर ये करने लग जाओगे टाइम वेस्ट होगा, पहले 5 से कर रहे हो 25, फिर कर रहे हो, फिर 5 से कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना। और जो बच्चे ये करते हैं वही तो फेल होते हैं। 85% बच्चा क्यों फेल होता है? और आपने सुना होगा पेपर में जितने बच्चे बाहर जो फेल होते हैं कहते हैं सी का पेपर बड़ा लेंदी आता है, ये सुना कि नहीं सुना?
ये बड़ा कॉमन है मार्केट में, सी का पेपर लेंदी आता है, सी का पेपर लेंदी नहीं है, लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। अब जो ये टाइम पास करेगा, आप मुझे बताओ इसलिए पेपर लेंदी होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। जब कैलकुलेटर आपको दे दिया, फटाफट सॉल्व करो, ऑप्शन चेक करो, आगे जो है बढ़ जाओ, ठीक है। जिस बच्चे ने, अगर कोई कहे ना सी का पेपर लेंदी है, इसका मतलब उसको पढ़ने का तरीका जो है नहीं आता। एक पेपर में कहूंगा लेंदी है, कौन सा? लॉ। बस इसमें लिखना बहुत पड़ता है, तो मैं ये कह सकता हूँ लॉ का पेपर में कह सकता हूँ लेंदी है। क्यों? इसके अंदर ये नहीं पता कितना लिखना है। अकाउंट्स का ये पता है बैलेंस शीट बनानी है, मैटर क्लोज। मैथ्स का पता है सॉल्व करना है, मैटर क्लोज। लॉ के अंदर लिखना कितना है, वहां पर दिक्कत जो है आ जाती है। मान लो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, तो वहां पर अगर आ गया मे बी डिफाइन ऑफर, अब ऑफर कितना डिफाइन करना है, या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आ रहा है तो मैंने कहा कितना लिखना है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैं 2 लाइन भी लिख सकता हूँ, 2 पेजेस भी लिख सकता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जितना लिखना चाहो लिख सकता हूँ। वहां पर बस ये इशू आता है लिखना कितना है, और तभी लॉ में कहते हैं जितना लिख सकते हो उतना लिखकर जो है आ जाना। तो एक लॉ का पेपर में कह सकता हूँ जो टाइम लिमिट एक्सीड जो है करता है, क्योंकि लॉ में लिखने को बहुत कुछ है, इतना लिख सकते हैं, कोई हिसाब किताब जो है नहीं है, ठीक है जी। चलो और आगे बढ़ जाए, चलो जी और आगे जो है आ जाते हैं। चलो जी, तो इसी के साथ रेशो नामक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक पर जो है आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रपोर्शन। लो जी, अब हमारे दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं प्रपोर्शन। बच्चा कह रहे सर लॉ में जिसके 90 प्लस आएंगे उसे 1 लाख का प्राइज मिलेगा। किसने कहा? उन्होंने कहा, उनको बता दो ना अपनी जेब से देंगे। अच्छा, लॉ में अगर 90 प्लस आएंगे तो कह रहे हैं 1 लाख का प्राइज जो है मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, 1 लाख का प्राइज जो है आप बिल्कुल लेकर जो है जाए, ठीक है जी। अकाउंट्स में 90 प्लस आएंगे, मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैथ्स में 90 प्लस आएंगे, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। मैं हूं बनिया, अश्विन से सर बनिया नहीं है, इसलिए वो बात कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो अगर आपके मैथ्स में, अकाउंट्स में, सब में 100 और 100 भी आते हैं, मेरी तरफ से आपको दुआएं मिलेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो, हाँ वेरी गुड। क्या चीज, क्या कह रहे हो? हाँ, फीस में इंटर में डिस्काउंट मिलेगा, पर प्राइजेस में आपको जल्दी, मैं आशीर्वाद देता हूँ, हमें फीस लेता हूँ। हाँ, तो अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो इंटर में जब फीस लूंगा, हाँ डिस्काउंटेड फीस जो है मैं ले लूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। हाँ, फाउंडेशन पढ़ने के बाद इंटर मुझसे ही पढ़ोगे, हाँ तब हम कंसेशन आपको फीस में जो है दे देते, ठीक है। चलो एनीवेज वापस आए। मुझसे लेना मुश्किल है, हाँ देते समय मैं कम ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो भाई लिख लें प्रपोर्शन। सर कैसे ही आएंगे? नहीं आते हैं, लॉ में 90 क्रॉस होते हैं। मेरे स्टूडेंट की हूं मैं, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। पहले मैं वंस अपॉन टाइम लॉ पढ़ाया करता था, अब तो मैंने छोड़ दिया। तो मेरे स्टूडेंट के 90 क्रॉस होते थे, ठीक है। तो इसलिए 90 आते, इज नॉट अ बिग डील, 90 आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 90s में आ जाएंगे, तो वो सारे। हाँ, पंजाबी दिलदार होते, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, हाँ पंजाबी दिलदार होते हैं, अच्छी बात है। सर से बात कर लेना, अकाउंट्स और मैथ्स के लिए बात कर लेना, ठीक है। हाँ, सबके लिए बात कर लेना, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, पंजाबी दिलदार होते हैं, इसमें मना कभी भी जो है नहीं करूंगा। चलो एनीवेज, प्रपोर्शन पर आ जाए, पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसी बातें देखो घबराहट हो जाती है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देते। चलो तो भाई प्रपोर्शन, चलो जी, कह रहे हैं इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। ऑनलाइन बच्चे कह रहे 100 लाने के बाद भी मैं ही फीस दूं। हाँ बेटा हाँ, आप ही फीस दोगे, चाहे 100 लाओ या 200 लाओ या 80 लाओ, फीस तो लूंगा तुमसे, फ्री में नहीं पढ़ाता मैं। आ जाओ, A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D। मेरी 2 वक्त की रोटी पर भी तुम्हें सब्र नहीं है, तुम्हारी फीस से मेरा घर चल रहा है, बताओ, है ना। चलो आ जाओ, A इज टू B, 2 वक्त की रोटी तो कमा रहा हूं मैं, और क्या कमा रहा हूं, है ना। चलो आ जाओ, कॉमा देन A B C एंड D। इतनी टेंशन होती है घर का सिलेंडर खत्म ना हो जाए,
है ना, हाँ, आर सेड टू बी, are said to be in proportion. संडे को दशहरा है ना कि सैटरडे है? हाँ सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे पे मेरी क्लास नहीं रहेगी, लॉ की क्लास रहेगी, ठीक है। सर ने बोला है छुट्टी है, कंफर्म है? कंफर्म नहीं है, हाँ। तो बस दशहरे पे बस मेरी क्लास नहीं रहेगी, सर की क्लास जो है वो शायद होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो बता दो भी दशहरे वाले दिन जो है, हाँ दशहरे वाले दिन जो है बस मेरी क्लास शाम की जो है नहीं रहेगी, तो आपकी बस लॉ की जो है रहेगी। चलो चलो, आर सेड टू बी क्या हो गया, क्या अच्छी चीज? नहीं नहीं, वो एक्चुअली इस बार कुछ बच्चे ज्यादा हो गए ना, तो मेरा घूमने का मन करा था, तो मैं फिर सैटरडे संडे घूमने निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, इंस्टा पे देख लेना, हाँ वही मेरे को याद है, इस बार मजाक मजाक में भीड़ ज्यादा होगी, दो पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे, तो ऐसे मन क्या खर्च कर दो, तो मैं फिर घूमने निकल जाऊंगा। चलो एनीवेज वापस आए, हाँ जी। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, an equality of two ratios is known as proportion. लो जी, तो भाई छोटा सा टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो भाई कह रहे हैं ए अपॉन में बी, ये क्या है, एक रेशियो। सी अपॉन में डी, ये क्या है, एक रेशियो। तो हमने कहा ए अपॉन में बी एक रेशियो है, बी अपॉन में सी अपॉन में डी एक रेशियो है। हमने कहा दो रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं। रेशियो क्या है, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। प्रोपोर्शन क्या है, कंपेयरिंग द रेशियोज। तो हमने कहा एक ये रेशियो एक ये रेशियो, हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो सकता है ये वाली वैल्यू बड़ी हो, या हो सकता है ये दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो कह रहे अगर ये वैल्यूज बराबर हुई, अगर ये वैल्यू जो है बराबर हुई, हमने कहा तब इन चारों को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन का नाम जो है दे दिया। और वही कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शन का नाम जो है हम दे देते हैं। लो जी, और लिख लें, कह रहे हैं इट इज एक्सप्रेस्ड एज, और इसी को एक्सप्रेस करने का तरीका कह रहे हैं ए इज टू बी, ये एक रेशो है, सी इज टू डी एक ये रेशो है, और यहाँ पर डबल कॉलन आ जाता है। तो लिखने का तरीका जो है ऐसा आता है, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी इज टू डी। लो जी, और इसके बाद फिर से सेम, अब ए बी सी डी के नामकरण होंगे। ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट proportion, A is called as first proportional term, ये proportion की पहली टर्म है। तो आप एक तुक्का बताओ, B को क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शनल टर्म, C को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म, और D को अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म। ठीक है जी, तो भी ए बी सी डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब इसके अलावा किसी ने अगर आज तक ये टॉपिक ना पढ़ा हो, अब वैसे ही सोच के बताओ, ए और डी इसका एक कॉमन नाम लिखना हो, एक तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसने आज तक अगर नाम ना सुना हो, वैसे ही सोचो इसका एक नाम अगर आपको रखना हो, ए और डी को एक शब्द कहें, एक कॉमन शब्द क्या कहें, ए और डी को मैं क्या कहूं, एक्सट्रीम। तो मैंने कहा ये क्या है, एक्सट्रीम पर, तो ये क्या है, एक्सट्रीम पर। फिर से किसी ने आज तक ना सुना तो सोचो इसको क्या बोले, एक शब्द देना हो, ये कहां पर है, मिडल टर्म, ये कहां है, ये एक्सट्रीम पर है, एक्सट्रीम किनारों पर है, कॉर्नर भी कह सकते थे, एक्सट्रीम कह सकते हैं, और बी और सी कहां पर है, मिडल में है। ठीक है जी, तो भाई चेक करो, कह रहे हैं ए
and D are also known as A and D are also known as extreme terms. A and D are also known as extreme terms. ठीक है जी. और ऐसे ही मैंने कहा B and C are also known as middle term. बी और सी क्या है, बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म. और मिडल को ही एक शब्द और भी कह देते हैं, मीन टर्म्स. हाँ जी, मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म्स. इजी चल रहा है. तो ये आप चेक करें, ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो हमने कहा ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, बी को सेकंड टर्म, सी को थर्ड टर्म, डी को फोर्थ टर्म. ए और डी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स. बी और सी को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म या मेन टर्म. मस्त चल रहा है. लो जी, तो भाई और आगे देखें. और अब एक छोटा सा फॉर्मूला आप खुद ही बनाना. कह रहे इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D. जबरदस्त एक फॉर्मूला बनाना हो, बताओ क्या इसका क्या फॉर्मूला बनाओ. कह रहे कॉमा देन AD इज इक्वल टू BC. ये एक फॉर्मूला है. हाँ जी, ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक फॉर्मूला बन गया क्या, AD इज इक्वल टू BC. इस फॉर्मूले को अगर नामकरण दूं तो क्या बोलूं, मैंने किया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या टाइम पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल. एक फॉर्मूला बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा एक फॉर्मूला बनकर क्या आ गया, AD इज इक्वल टू BC. ठीक चल रहा है. और आगे बढ़े. लो जी, अब ऐसे चेक करो. फिर अब पेपर का हर टॉपिक से एक सवाल आता है. तो नंबर सिस्टम एक सवाल मान के चलो, रेशो एक सवाल मान के चलो, प्रोपोर्शन एक सवाल मानकर जो है चले. तो प्रोपोर्शन से क्या आएगा, तो भाई चेक करें. कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the following term are in proportion. ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर रास्ते में मुझे भी पिक कर लेना, घर वाले घूमे घूमे नहीं करवाते. ये तो शायद को मैंने बता रखा है, मेरे साथ घूमने चलना है, चलो. स्पॉन्सर मैं नहीं करूंगा. हाँ, किसी को अगर मेरे साथ चलना हो तो भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी ये भी डिसाइड नहीं कर रहा. हाँ, ये डिसाइड नहीं करा तो मैं निकल जाऊंगा फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग निकलूंगा और मैं मंडे आफ्टरनून तक जो है आ जाऊंगा, है ना. हाँ, तो भाई मंडे आफ्टरनून तक आ जाऊंगा कि आपकी क्लास भी लेनी है. तो फ्राइडे नाइट को निकलूंगा मैं या सैटरडे मॉर्निंग जो है निकलूंगा और मंडे शाम तक जो है आ जाऊंगा. तो किसी को मेरे साथ चलना हो तो आप मुझे बता सकते हो. हाँ, किसी को सजेशन देना हो तो सजेशन दे दो. मैंने भी सोचा नहीं, बस अभी माइंड में है कि मेरे को निकलना है. कहाँ निकलूंगा, आज शाम तक फाइनल जो है करूंगा. चलो एनीवेज आ जाओ. केस 1. हाँ जी, केस 1. तो भाई चेक करो. कह रहे हैं 2, 3, 5 और x. लो जी, 2, 3, 5 और x. कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दीज टर्म आर इन प्रोपोर्शन. अब पूरा दिन एक बार बोर्ड पर रखना, फिर काम सारा काम 10 सेकंड में करना है. अगर ये 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में है, अब एक बार पूरा ध्यान बोर्ड पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 वुड बी इक्वल टू 5/x. अब अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 15 और x कितना आएगा 15/2. पर फिर से ये काम लिखना अपने को नहीं है. ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर पे करना है. तो इस बात को ध्यान से एक बार चेक करो. ये जो पहला स्टेप है, अगर ये 4 टर्म प्रोपोर्शन में हुई तो हम क्या कहेंगे,
2 डिवाइड बाई 3 वुड बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई x, और मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 15। ये जो फॉर्मूला है ना, ये मेरे बड़े काम का जो है रहेगा। हम यहां से शुरू करेंगे तो a और d मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कह रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमने कहा 2x इक्वल टू कितना 15। ये लिखना चाहो तो लिख लेना, पर मेरे को लगता है जब प्रैक्टिस होगी ये लिखने की जरूरत भी जो है नहीं पड़ती। और हमने कहा फिर x क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, तो भाई x कितना आ गया 15 डिवाइड बाई 2 7.5। ठीक है जी, तो बस ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखेंगे, AD इज इक्वल टू BC। तो हमने कहा ये जो प्रोडक्ट है, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन जो है बन जाएगी। क्या ये 1 मिनट में कर लोगे? 1 मिनट बहुत ज्यादा है, फटाफट काम जो है होता है। लो जी, फिर चेक करो केस 2। मैंने कहा 2 3x और 5। सर जम्मू कश्मीर चलो 2 दिन के लिए, एक ऑप्शन है कश्मीर का। मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे मॉर्निंग फ्लाइट से जाएं और मंडे जो है आ जाए। लद्दाख नहीं जा पाएंगे, लद्दाख तो शायद 1 दिन तो आपको सिर्फ अपना ब्रेथ नॉर्मल करने में जो है लग जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ पहले सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन। हाँ सर ये सोल्यूशन जो है, सर आप बीच में बोलना शुरू कर देते हो। चलो तो बताएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 10 इक्वल टू 3x। x कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 3, कर लोगे? ठीक है, और आगे बढ़ जाएं। लो जी, फिर बताओ केस 3। अब मैंने कहा 225 150 75 और x। चलो जी, तो भाई अब मुझे बताओ, सारा काम कैलकुलेटर पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वुड बी इक्वल टू 225x। तो बताओ जी x कितना 50, कर लोगे? 1 नंबर का सवाल 1 मिनट होगा, आराम से तसल्ली से कर लोगे, और आगे बढ़ जाए। लो जी, फिर चेक करो केस 4। कह रहा हूं 252 132 x और 66। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 252 इंटू में 66 इक्वल टू क्या है 132x। बताओ जी x कितना 126, कर लोगे? किसी को इसमें घबराहट हो रही हो, समझ चल रहा है? चलो ठीक है। ऐसा कोई बच्चा जिसको गुस्सा आ रहा हो? सब कंफर्टेबल है ना? कट्टा वट्टा तो नहीं निकाल रहे? चलो केस 5। कह रहे हैं x 105 1721। लो जी, आराम से चेक करते जाओ। लो जी, फिर से करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 21x इक्वल टू 105 इंटू में 17। बताओ जी x की वैल्यू कितनी, कितना 85 आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, सारे अच्छे से कर पा रहे हैं? और टाइम पास कर लें? हाँ सर। लो जी, नहीं सर बस बहुत हो गया। लो जी, केस 6। अगर थोड़ा सा सवाल मुश्किल आ जाए तो ऐसा आ जाएगा 16/25 4/9 3/125 और x। तो भाई अगर ऐसा सवाल आ जाए, इसमें को लगता है शायद लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में लिखने की जरूरत नहीं, सारा काम कैलकुलेटर पर होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 16/25x इक्वल टू 4/9 इंटू में 3/125, और x की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25/16। ये मैं कहूँगा इतना शायद लिख लेना, इतना शायद लिख लेना। और अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 125 इंटू 25 डिवाइड बाई 16। x कितना आ रहा है 0.016 बार, और फिर जो ऑप्शन में गिवन होगा उससे मैच जो है कर लेना। हाँ जी, क्या ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो?
सब ठीक चल रहा है और आगे बढ़ जाए। लो जी, आराम से चेक कर लें, सबके आंसर्स आ रहे हैं। ऐसे चेक करो, केस 7 आखिरी केस कर लेते हैं, बहुत हो गया। केस 7 कह रहे 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 8 x और 25 डिवाइडेड बाय 4। लो जी, तो इसका मतलब 3 बाई 8x इक्वल टू 2 बाई 5 इंटू में 25 बाई 4, और यहाँ पर क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3। तो बताओ जी x की वैल्यू कितनी, 6.6 बार, 6.6 बार। आराम से चेक कर लो, किसी को यहाँ तक कोई भी छोटा मोटा चिन्ना मिन्ना डाउट हो? सब ठीक चल रहा है और आगे बढ़ जाए। हाँ सर, क्या हो गया? हाँ, केस हो गया, अगला टॉपिक है ना। हाँ ये हो गया, हाँ आपको भी समझ आ गया। और तो क्या पढ़ना है, ऐसी कर लो। सिमिलरली, लो जी, सिमिलरली उसी प्रकार, अपने पास है अभी 7-8 मिनट है। सिमिलरली कह रहे हैं इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। इस स्पीड से करेंगे तो 60 लेक्चर्स में कंप्लीट अपना जो है हो जाएगा। सिमिलरली इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, कॉमा देन ए बी एंड सी आर said to be, बस एक नया नाम है, continued proportion, are said to be in continued proportion। यहाँ का जो सेकंड वैल्यू है, यहाँ की जो फर्स्ट वैल्यू है सेम आ जाए, है तो प्रोपोर्शन एक कॉन्टिन्यूटी भी है, तो इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। फर्क हमें कुछ भी नहीं पड़ता, बस ये शब्द है फिर से सेम। आप बताओ ए को क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड एज क्या, फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म। बताओ जी बी को क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शनल टर्म, और सी को क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म। ऑनलाइन बच्चे कह रहे सर स्पीड फास्ट कर दो, थोड़ी फास्ट कर दूं, जैसे आपको फास्ट कर देंगे। चलो जी, तो भाई अब मुझे बताओ फॉर्मूला, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। तो बताओ जी फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉमा देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। वही सेम सवाल, अब 3 वैल्यूज हैं तो भाई अपने वही करना है, बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी के बराबर है। और वही आप चेक करो, हमने कहा केस 1, मैंने कहा आपको गिवन है 2, 3 और x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो अब क्या करना है, हमने कहा इसमें b का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो बताओ x कितना आ जाएगा, 9/2, 4.5। ऐसे ही अब मुझे बताओ केस 2, अगर यहाँ पे हो 2x और 3, 2x और 3, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 6, और x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 6। क्वाड्रेटिक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 वैल्यूज आ जाते, प्लस माइनस रूट 6। ऐसे मुझे बताओ केस 3, अगर कहूँ x 2 और 3, तो बताओ जी x की वैल्यू कितनी, हाँ जी x की वैल्यू कितनी, हाँ जी 4/3। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 3x, x कितना हो जाएगा, 4/3 जो है आ जाएगा। आ रहे सबके आंसर्स।
लो जी ऐसे ही चेक कर लो। केस 4 कह रहे हैं 28, 42 और x। बताओ जी x की वैल्यू। हाँ जी करना क्या है, 42 का स्क्वायर इक्वल टू 28x। हाँ जी कितना बता रहे हो, 63। हाँ जी कितना बता रहे हैं, 63। ठीक चल रहा है। ऐसे ही चेक करें केस 5, हमने कहा x 168 882। तो भाई इसका स्क्वायर 168 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 882x। बताओ x कितना, 32। 32 आंसर जो है आ रहा होगा। लो जी सबके आंसर्स आ रहे हैं, कोई अटक रहा हो, सब ठीक चल रहा है। चलो फिर आ जाओ केस 6। लो जी केस 6 मैंने कहा 1176 x और 6। बताओ जी x की वैल्यू कितनी। हाँ जी कितना आएगा, 84। पर प्लस माइनस दोनों कर लेना क्योंकि स्क्वायर बनेगा। तो हमने 1176 मल्टीप्लाई बाय 6 जो वैल्यू अंडरवुड दबाया प्लस माइनस 84। ऐसे चेक करो केस 7 28x और 25। पेपर का सवाल और ऑप्शन थे 2√7, ऑप्शन बी था 7√5, ऑप्शन सी था 10√7 और ऑप्शन डी था 10√11। लो जी पेपर का सवाल केस 7। हाँ जी तो भाई कैसे करोगे, फिर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 28 इंटू में 25, ये कितना आ रहा है 700। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट दबाओ भाई, एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 700, अंडर रूट दबाया आंसर कितना 26.4575। मैं तो अपना ये आंसर निकालूंगा। ठीक है अब चेक कर लो किससे मैच हो रहा है। पहले आप चेक करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्या है ए सी। मैं यहां तक पहुंचा, एक्स की वैल्यू सिंपल अंडर रूट का बटन दबाओ, ये वाली वैल्यू आ गई। और अब कैलकुलेटर पे चेक करते जाओ 2√7 क्या निकालना आता है, 7 अंडर रूट दबाया मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 5.29। ये आंसर नहीं होगा। फिर 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 15.65। ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 26.45। ये मेरा आंसर जो है आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, अच्छे से कर लोगे। लो जी मेरे हिसाब से आखिरी सवाल बस कर लें आज का। हाँ जी चलो आज का आखिरी सवाल, हाँ बस खत्म। आखिरी सवाल केस 8। लो जी कह रहे हैं 12x और 98। पेपर का सवाल और आंसर है 14√3। फिर कह रहे हैं 14√5, फिर कह रहे हैं 14√6, फिर कह रहे हैं 14√7। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपने कहा 98 इंटू में 12 1176। एक्स की वैल्यू अंडर रूट दबाया 34.2928। कौन सा आंसर आ रहा है, सी से मैच जो है हो जाएगा। ठीक है जी, क्या कह रहे हो, 2 सी है। ओहो अच्छा यहाँ डी कर लो, तुम भी ना टाइम वेस्ट कर दिया बताओ। ठीक है चलो तो भाई 14√6 आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे सारा क्लियर है। अच्छा अब आज का होमवर्क, आज का होमवर्क सिंपल आपकी मैथ्स के वॉल्यूम 1, मैथ्स के वॉल्यूम 1 का मैं एक बार दिखा देता हूँ, कल भी रह गया था, एक बार फटाफट से देख लो। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। तो भाई आपकी मैथ्स की किताब वॉल्यूम 1, लो जी आप सबके पास किताब होगी, जिनके पास किताब नहीं होगी सॉफ्ट कॉपी
टेस्ट आप पर अपलोडेड है, तो एक बार चेक कर लो आपका आज का होमवर्क क्या रहेगा। सिर्फ 1 मिनट मेरे को दे दें। हाँ जी, तो भाई मॉड्यूल 1 में पेज नंबर 1 पर बिल्कुल शुरुआत में ही पेज नंबर 1 ये आपको गिवन है, बिगनर स्टेप 1, बिगनर स्टेप 1 गिवन है और ये क्वेश्चंस गिवन है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जो है गिवन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते जाना, आंसर मैच करते जाना और आपको कितना करना है, ये पूरी एक्सरसाइज आज जो है करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज 54 तक आपको जो है करनी है। ठीक है, 54 क्वेश्चन है, 15 मिनट में जो है हो जाते। ठीक है, आज का होमवर्क इतना ही, कल फिर आगे जो है बढ़ेंगे। सिर्फ इतना होमवर्क जो है कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।